दोस्तों यस बैंक की बात करें तो दिसंबर का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके अलावा एफआई और डीआई की होल्डिंग कैसी है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर ये फ्रेश एंट्री का मौका है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जिनको इसकी बढ़ी हुई प्राइस हजम ही नहीं हो रही है। उनके हिसाब से इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी और क्यों बढ़ी ये उनके लिए बड़ा टेंशन का ये एक तरह से सवाल हो गया है। वहाँ तक कहा जा रहा है कि ये प्राइस इतनी क्यों बढ़ी, इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। जबकि आप देखें तो यस बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव किया। यस बैंक को एक तरह से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। दूसरी तरफ यस बैंक अपने एनपीए से निपटारा पाने वाले हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई बहुत सारा भरोसा करिए यस बैंक के ऊपर, तभी तो उन्होंने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ में डिजिटल करेंसी के प्रोग्राम में उनको शामिल किया। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की इतनी बैंकों को छोड़ के अगर एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ में अगर यस बैंक को खड़ा किया जा रहा है तो ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात है। दूसरी तरफ जो रूबेल और रुपीज़ का कारोबार शुरू हुआ रसिया के साथ में, उसमें भी सबसे पहले यहाँ पे यस बैंक को ही इसमें शामिल किया गया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बावजूद भी यहाँ पे यस बैंक को लेकर लगातार बहुत सारी निगेटिव बातें फैलाई जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या यस बैंक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है और जिस तरह से आज बड़ी गिरावट हुई क्या आगे भी होने वाली है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। फ्राइडे के दिन 61,337 के स्तर पे क्लोजिंग देखी थी, यानी 461 पॉइंट की गिरावट थी। 0.75% गिरा हमारा बाजार। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी कि ग्लोबल मार्केट बाजार का साथ नहीं दे रहे और वहाँ से जो गिरावट के संकेत आ रहे थे यहाँ पर भी गिरावट शुरू हो जाती है। वैसे तो सुबह बाजार गिरावट के साथ शुरू हुई लेकिन कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर से गिरावट शुरू हुई। एफआई की तरफ से ज़्यादा बिकवाली हुई है और इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 21.10 पर हुई है, जहाँ पे 6.01% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो यस बैंक में हमने देखी है कि ये गिरावट के पीछे प्रॉफिट बुकिंग वजह भी बनी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने जम के खरीदारी की थी पिछले दिनों, लेकिन अब वो बिकवाल बन चुके हैं। 13 दिसंबर को उन्होंने 690 रुपीज़ की खरीदारी की थी। 14 दिसंबर को उन्होंने 370 रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन 15 दिसंबर को गुरुवार को उन्होंने 710 रुपीज़ के शेयर बेचे और 16 दिसंबर को फ्राइडे को उन्होंने 1975 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कुछ हिस्सा उनका एफआई का बिकवाली का यहाँ पे यस बैंक में भी दिखाई दे सकता है और इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। और लगातार तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, ये तो लाजमी है। अब यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हो कि दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आपको दिखाई देगी। मार्च क्वार्टर में 10.97% की होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर 2022 में 11.37% हुई और सितंबर में ये 12.15% हुई। लेकिन दिसंबर की बात करें तो ये 23.67% हुई है, लगभग दुगुना हुई है होल्डिंग। तो यहाँ पे ये जो होल्डिंग बढ़ी है इसके पीछे वजह भी क्या है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। डीआई की बात करें तो आपको होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो 44.01% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में 43.93% हुई, सितंबर में ये 43.91% हुई। फिलहाल 38.20% की होल्डिंग है। तो डीआई ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले 3-4 क्वार्टर के बाद सबसे कम होल्डिंग है। इसका मतलब यह कि इस बढ़ी हुई प्राइस का फ़ायदा उठा के बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 0.01% की होल्डिंग ली हुई है जो 2 क्वार्टर से बनी हुई है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर में 45.02% की होल्डिंग थी, जो जून में घट के 44.70% हुई। सितंबर में ये 43.94% हुई और फिलहाल 38.0% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा घटी है, डीआई की भी घटी है, लेकिन एफआई की होल्डिंग लगभग दुगुना हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 0.43% की है और 26 म्यूचुअल फंड्स है। फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें 10.24% की होल्डिंग है और इसमें कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पे 0.5% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 36 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग बैंक्स की होल्डिंग करीब 33.15% की होल्डिंग है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी होल्डिंग है। आप देख सकते हो 26.14% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और ये लॉक इन पीरियड के तहत है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग है 2.61% की और ये भी 3 साल के लॉक इन पीरियड के ऊपर है। इसके अलावा एक्सिस बैंक लिमिटेड की होल्डिंग है 1.5% की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की होल्डिंग 1% की। तो ये बैंकों की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है 4.61% की और जिसमें आप देख सकते हो 4.34% की होल्डिंग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो अब यहाँ पे आपको 12.85% की होल्डिंग दिखाई देगी। यह दो उन कंपनियों को दी गई है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी एडवेंट और कार्लाइल को ये अपनी इस समय स्टेक दे दी गई है। यानी आप देख सकते हो CA बेस्क्यू को करीब 6.43% की होल्डिंग दी है। इसके अलावा वर्वेंटा होल्डिंग्स को भी 6.43% की होल्डिंग दे दी गई है। तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से उनको शेयर अलॉट कर दिए गए। और ये जो होल्डिंग हमारी बड़ी है, जहाँ पे FI की होल्डिंग आपको, इसके पीछे नतीजा यही है क्योंकि यहाँ पे इन दो इन्वेस्टमेंट फर्म को होल्डिंग ऑलरेडी दे दी गई है, उनको शेयर अलॉट कर दिए गए और ये होल्डिंग में हमें शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि कोटक इक्विटीज को लग रहा है कि आने वाले समय में 24% की गिरावट होगी। यहाँ पे उनके हिसाब से भाव पर रिस्क रिवॉर्ड जायज़ नहीं है, कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है। और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि ये जो प्राइस है इसमें गिरावट की संभावना है। कोटक सिक्योरिटीज़ को लगता है कि ये जो प्राइस है ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ में ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और उनके लिए जो टारगेट रखा है वो 16 का रखा है। और कह सकते हैं कि इस लेवल पे अगर आप देखें तो आज 6% की गिरावट भी देखने को मिली और 21 पर स्टॉक आया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटक इक्विटीज़ को लगता है कि इसमें 24% की और गिरावट होगी। यहाँ पे कोटक इक्विटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है उससे हम हैरान हैं। अपने नेगेटिव व्यू को दोहराते हैं। यस बैंक के शेयरों में हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाने की जो डील है, इसके अलावा बैड लोन पे जो ARC ट्रांसफर करने की डील है, ये खबरें तो पहले से आ चुकी थी और डील का ऐलान हो चुका था। तो फिर ये कोई घटनाक्रम तो नया नहीं है, फिर ये प्राइस क्यों बढ़ी? तो ये होती है बात। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस बढ़ी तो कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, उनके हिसाब से ये प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, क्यों बढ़ रही है, यस बैंक का शेयर ऊपर क्यों जा रहा है, ऐसी यहाँ पे लगातार बातें की जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा MK ग्लोबल ने भी पहले वही किया था, अब यहाँ पे कोटक इक्विटीज की तरफ से भी यही बातें कही जा रही है और ये लगातार कह रहे हैं। ये अब नहीं, जब इनके बार बार अच्छे रिजल्ट है उसके बावजूद भी कहा जा रहा है। आपको जैसे देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा अचीव किया यस बैंक ने, उसके बावजूद भी लगातार ऐसे ही बातें कही जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च फर्म का कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी एक बार बैंक की जो फिर से खड़ा होने में समय लगता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मोरेटोरियम अवधि खत्म होने के बाद बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी लाइबिलिटीज़, फ्रेंचाइज में सुधार होने की क्षमता, कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने की क्षमता, इसमें भी बहुत समय लगने वाला, बहुत सारी चिंता है और कंपनी को फिर से ट्रैक में आने में बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसे में उनका लगता है कि ये जो प्राइस बढ़ी है बिल्कुल गलत है, फेयर नहीं है और आने वाले समय यहाँ पे जरूर गिरावट होगी। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का भी यही कहना है कि इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। उन्होंने इसकी अंडरवेट रेटिंग दी है और 20.50 के आसपास का टारगेट तय किया है। वैसे शेयर तो उस हिसाब से उस लेवल पर तो आ ही चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक लगातार शानदार रिजल्ट भी दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू 5463 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 6451 करोड़ के आसपास पहुंचा और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 223 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो इस सितंबर में 160 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। इस प्रॉफिट में जो कमी आई है इसके पीछे वजह है प्रोविजन, जो इस बार बैंक ने काफ़ी बढ़ा रखा है और इसी वजह से यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 33,544 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 34,395 करोड़ के आसपास रहा। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया यस बैंक ने। इसके अलावा पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये आंकड़े आपको काफ़ी शानदार दिखाई देंगे। देख सकते हो सेल्स इसका 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से लेकिन -14% था, इस TTM 11% पॉजिटिव है। तो जो सेल्स निगेटिव था वो पॉजिटिव बन चुका है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -20% है, 3 ईयर के हिसाब से -14% है, लेकिन इस TTM 134% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी शानदार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में आप बोलोगे कि ये प्राइस क्यों बढ़ रही है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यस बैंक ने वाकई में बहुत कुछ अचीव किया है। नई टेक्नोलॉजी के दम पे कस्टमर बेस बढ़ाया है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। वैसे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन जितना नीचे डिप में मिले आपको इस पर खरीदारी अब कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।